गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम 11th क्लास के लिए अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं प्लस सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। आज से हम सीए फाउंडेशन की बुक भी साथ साथ रीड किया करेंगे। जो इस टॉपिक्स आपके अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में उन्हें हम साइमल्टेनियसली सीए फाउंडेशन की बुक से भी कवर कर लेंगे ताकि आपका सीए फाउंडेशन 11th की प्रिपरेशन साथ साथ हो सके। थर्ड बेसिक चैप्टर है डी के गोल सर की बुक्स में अकाउंटिंग में 12th क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहले इस चैप्टर को हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। आप अब तक ये पढ़ चुके हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट मीन टू रिकॉर्ड समथिंग, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना अकाउंट कहलाता है। जब इसमें आईएनजी लग जाता है तो ये अकाउंटिंग हो गया, राइट। अकाउंटिंग में आप 5 स्टेप्स पढ़ चुके हैं कि पहले आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, फिर आप उन्हें क्लासीफाई करते हैं, यानी जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे परचेज के ट्रांजेक्शन तो परचेज बुक में लिखेंगे एक जगह लाकर, ताकि आप तो क्यूमुलेटिव टोटल बता सकें कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज हुई है। सेल के ट्रांजेक्शन तो सेल बुक में लिखेंगे लाइक दैट। तो पहले आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर समराइजिंग होगी, यानी ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन समराइज होंगे ड्यूरिंग द ईयर। दैट इज़ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना है, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी कितनी है। इन तीनों को आप क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस। ये 3 स्टेप्स को आप अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, और थर्ड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आपने पढ़ा मैनेजमेंट एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेशन करता है, यानी कंपैरिजन करता है लास्ट ईयर के बेस पे करंट ईयर का कि क्या चेंजेस हुए, क्या प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा, राइट। तो वो एनालाइज इंटरप्रिटेशन करेगा मैनेजमेंट, और लास्ट में आप ये जो रिजल्ट आएगा ये कम्युनिकेट करेंगे अपने ऑनर को। तो ये जो पांचों स्टेप्स का जो टोटल है इसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एज पर देयर नेचर। थर्ड स्टेप समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा बाय मैनेजमेंट, और फिर कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग रिजल्ट टू द स्टेक होल्डर्स, राइट। तो ये अकाउंटिंग थी। अब ये जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे, प्रिंसिपल सिद्धांत, या कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, साइंस में कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट, या कन्वेंशंस होंगी। कन्वेंशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कस्टम के अकॉर्डिंग डेवलप होती हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं उन्हें, यानी रीति रिवाज के थ्रू डेवलप होती हैं। जैसे शादी की बात करें तो, राइट, तो अपन 7 फेरे लेते हैं, राइट। तो वो कन्वेंशन है, वो कस्टम फॉलो हो रहा है, वो कन्वेंशंस हो गई, ट्रेडिशनल्स जो फॉलो हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होते हैं, राइट, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं कॉन्सेप्ट। कन्वेंशन कंट्री टू कंट्री माइट भी थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं, उन्हें कन्वेंशंस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, कन्वेंशंस हो गए, और मेथड्स हो गए अकाउंटिंग के। इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, यानी कई लोग प्रिंसिपल ही बोलते हैं केवल अकाउंटिंग के, कई लोग इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कई लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं, कई लोग अकाउंटिंग मेथड्स बोलते हैं। तो इन्हें आप इंटरचेंजेबली कर सकते हैं, तो इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इन्हें एक जैसा ही मानते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग करते समय कौन से प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट्स बनवाने हैं, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, बस आपको पता है कि अकाउंट में हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने। आपने 5 अकाउंटेंट ए, बी, सी, डी और एफ, ई ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है, ये 5 अकाउंटेंट हैं। आपने इनको दिया है अपनी बुक्स कि मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के बताओ। आपने इन्हें अपना डेटा दे दिया बिजनेस का कि मेरा ये सेल है, मेरी ये परचेज है, मेरे खर्चे, आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताओ मेरे बिजनेस का। तो ए अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, वो अपना माइंड लगाएगा, बी अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, सी अपने हिसाब से, डी अपने हिसाब से, और ई अपने हिसाब से, राइट। पांचों आदमी अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, और आप जब ये अपना रिजल्ट लेके आएंगे फाइनली, जब ये बताएंगे, तो जनरली 99% आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि इन सबका रिजल्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि सब ने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अपने हिसाब से अकाउंटिंग मेथड लगाए होंगे, राइट। क्योंकि मान लो कोई मेथड प्रिंसिपल है ही नहीं, तो हर कोई अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, राइट, कि उसको वो कहेगा मेरा सही, वो कहेगा मेरा सही। तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, राइट। एक जैसी अकाउंटिंग नहीं हो रही है। तो पूरी दुनिया में एक जैसी अकाउंटिंग फॉलो हो, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो जिन्हें, उन्हीं को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी जिनके बेस पे अकाउंटिंग यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी करें लोग अकाउंटिंग,
यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और मेथड बनाए जाते हैं, राइट। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन से कन्वेंशन है, कौन से प्रिंसिपल हैं जो पूरी दुनिया फॉलो करती है ड्यूरिंग अकाउंटिंग करते समय, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, इक्वलिटी बनी रहे, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग नहीं करें, वरना फिर अकाउंट्स को समझना टफ हो जाएगा। क्लियर। तो पहले हम सी इंस्टीट्यूट से इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। आपका जो सी इंस्टीट्यूट है उसका ये मॉड्यूल है, उसका पेज नंबर 1.2 है, 32 है। ये मॉड्यूल सी इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसमें दे रखा है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, ये चैप्टर इसके बारे में क्या कह रहा है। एक बार रीड करने से कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, इसलिए रीड करना ज़रूरी हो जाता है। Let us imagine where you are a proprietor, मान लीजिए आप मालिक हैं, and you take copies of your books of account to 5 different accountants, जो मैंने अभी बताया 5 different लोगों को अपने अकाउंट्स देते हैं। You ask them to prepare the financial statement, आप उन्हें financial statement यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, असेट एंड लायबिलिटी निकालने के लिए कहते हैं। A statement on the basis of the above records and to calculate the profit of the business for the year. After few days, they are ready with the financial statement. कुछ दिन बाद वो तैयार कर देते हैं। And all the 5 accountant have calculated 5 different amount of profit. सबका प्रॉफिट अलग आएगा, and that too with very wide variation. बहुत ज़्यादा differences होगा, variations होगा among them. Guess in such a situation, ऐसी स्थिति में what impact would it leave on you about accounting profession? फिर आप अकाउंटिंग प्रोफेशन के बारे में क्या समझेंगे? अगर ऐसा होगा तो हर कोई अकाउंटिंग को कहेगा ये तो फालतू की चीज़ है, हर कोई अलग अलग हिसाब से कर रहा है, तो अकाउंटिंग प्रोफेशंस के बारे में लोग ढंग से नहीं रिस्पेक्ट नहीं देंगे। टू अवॉइड दिस, इस सिचुएशन को रोकने के लिए अ जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स हैव बीन डेवलप, कुछ ऐसे रूल बनाए गए कि पूरी दुनिया उन्हें फॉलो करे, यानी चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, अकाउंटिंग करते समय उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाए। Have been developed. This generally accepted set of rules provides unity of understanding, उनमें एक जैसी समझ हो गई, and unity of approach, equality हो गई approach in the practice of accounting, and also in better preparation and presentation of the financial statement. इससे आप अपने financial statement को ढंग से present कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अकाउंटिंग फिर इसमें आगे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप पढ़ चुके हैं, अकाउंट बिजनेस को समझना है तो आपको अकाउंटिंग समझनी होती है, तो अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स को देते हैं। आप स्टेक होल्डर्स आप समझते हैं ऐसा कोई भी पर्सन जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है, या तो डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। डायरेक्ट इंटरेस्ट मतलब ऑनर, जो ऑनर होता है कंपनी का, और जो मैनेजमेंट होते हैं जो कंपनी चला रहे हैं, उनका तो डायरेक्ट इंटरेस्ट होता ही आपकी कंपनी में, राइट। यानी अगर आपकी कंपनी डूबेगी तो उन्हें नुकसान हो सकता है। इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर कौन से होंगे? गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्स का कलेक्शन करना है। कोई बैंक ने लोन दिया है आपको, तो बैंक भी जानना चाहेगा आपके फाइनेंशियल रिजल्ट, तो बैंक क्या स्टेक होल्डर्स है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, बी प्रिपेयर ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। यूनिफॉर्म मतलब इनमें इक्वालिटी होनी चाहिए, सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग मेथड फॉर्मेट को फॉलो करें। ऑल्सो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मतलब ईयर दर ईयर, मतलब हर साल आप सेम अकाउंटिंग मेथड फॉलो करें, बार बार चेंज नहीं करें ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ एवरी अकाउंटेंट स्टार्ट फॉलोइंग हिज ओन नॉर्म्स, अगर हर अकाउंटेंट अपने ही दिमाग से अपने नॉर्म्स लगाएगा, अपने रूल्स लगाएगा एंड नोशंस लगाएगा, प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग ऑफ डिफरेंट आइटम, देन देयर विल बी एन अटर कन्फ्यूजन। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा अकाउंटिंग प्रोफेशंस के लिए, राइट। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी लाने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस लाए गए हैं विद इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन्हें गैप बोलते हैं, यानी जो पूरी दुनिया फॉलो करती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अकाउंटिंग करते समय उन प्रिंसिपल्स को हम जनरली गैप बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। द टर्म गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूल्स developed for the preparation of the financial statement. The term GAAP, generally accepted accounting principle, is used to describe rules developed for the preparation of financial statement. ये rules हैं जो आप financial statement बनाते समय follow करते हैं, and are called, इन्हीं बोलते हैं concept, convention, postulate, principle, etc. These GAAP are the backbone, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है of the accounting information system, without which the whole system cannot even stand erectly. जिसके बिना ढंग से accounting
खड़ी नहीं हो पाएगी। दीज प्रिंसिपल आर द ग्राउंड रूल, एक तरह से ग्राउंड रूल है, बेस रूल है, विच डिफाइन द पैरामीटर, जो ये पैरामीटर्स बताते हैं, एंड कॉन्स्टेंट बताते हैं, रुकावटें विद इन विच अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर जनरेटेड, जिनके दायरे में रहकर आपको अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिक नॉर्म्स, ये बेसिक रूल्स हैं एंड अजम्पशंस हैं, कुछ अजम्पशन ली जाती हैं इसमें, ऑन विच द होल अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप, जिसके बेस पे अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है and has been developed and established. Accountant also adheres मतलब follow करना, to various accounting standards को follow करता है, issued by the regulatory authority फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। इंडिया में चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम समझेंगे क्या होते हैं ताकि एक जैसी अकाउंटिंग फॉलो हो। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, दीज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, GAP, generally accepted accounting principles and accounting standards are considered as the theory base of accounting। इससे अकाउंटिंग की थ्योरी डेवलप होती है और थ्योरी के बेस पे हम प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन्स करते हैं रिकॉर्ड। ग्लोबली फॉर अचीविंग द स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि पूरी दुनिया में एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो स्टैंडर्डाइज हो जाए, कंट्रीज यूज द फ्रेमवर्क अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और IFRS भी यूज़ होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे IFRS मतलब जो ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें IFRS बोला जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हाउएवर कंट्रीज में अप्लाई देयर रिस्पेक्टिव गए, कुछ कंट्रीज अपने रिस्पेक्टिव जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। जैसे अमेरिका में गैप फॉलो होते हैं, यानी वो IFRS फॉलो नहीं करते हैं जो पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है। अमेरिकन US में डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं जिन्हें गैप बोलते हैं। तो कुछ कंट्री अपने हिसाब से भी डेवलप कर सकती हैं अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन and related conceptual framework. For example, in India, companies are required to use AS और Indian AS applicable. इंडिया में AS होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन AS भी होते हैं। इनमें क्या फ़र्क है अभी हम समझेंगे, राइट। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइन द अजम्पशन, कुछ अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर, जिनके बेस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। सर्टेन कॉन्सेप्ट आर परसीव्ड, assumed and accepted in accounting to provide a unifying structure। इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये सब जगह एक जैसे फॉलो हों एंड इंटरनल लॉजिक्स होते हैं टू अकाउंटिंग प्रोसेस। द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स एक आइडिया और एक नोशन होता है कॉन्सेप्ट विच हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिसकी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस होती है जिस आइडिया के, उससे कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, अगर पानी का टेम्परेचर आप 100 डिग्री पे ले जाए उबालें तो वो बनने लगता है, राइट। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया, 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी बॉयल होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इंटरप्रेटेड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को समझा जाता है इन द लाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट विच गवर्न अकाउंटिंग मेथड, जिनसे अकाउंटिंग मेथड चलते हैं। कॉन्सेप्ट आर दोज बेसिक अजम्पशन, ये वो बेसिक अजम्पशंस हैं, कंडीशन है विच फॉर्म द बेसिस, जिनसे बेस डेवलप होता है, फाउंडेशन डेवलप होता है, अपॉन विच अकाउंटेंसी हैज़ बीन लेड, जिस पर अकाउंटेंसी टिकी होती है। अनलाइक फिजिकल साइंस, जैसे फिजिकल साइंस में होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर ओनली रिजल्ट ऑफ ब्रॉड कॉन्सेंसस, ये रिजल्ट होते हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होते हैं, बड़े एरिया में डेवलप्ड होते हैं, उनके बेस पे ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। दीज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ले द फाउंडेशन, एक तरह से नींव का काम करते हैं, आधार बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड, जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप्ड होते हैं। व्हाट इन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल, एक तरह से सिद्धांतों का ढांचा होता है, कॉमनली एसोसिएटेड, जुड़ा होता है विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग थ्योरी और प्रोसीजर कैसे होगा, सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस, जो मार्केट में प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनके लिए एक तरह से एक्सप्लेनेशन है कि ये प्रैक्टिसेस किस बेस पे चल रही है, यानी किस बेस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो रही है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं। एंड एज ए गाइड, एक तरह से गाइड का काम करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन और प्रोसीजर वेयर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के तो ये आपको गाइडेंस देते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, इन कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशन, मतलब हवा में ही नहीं बनेंगे प्रिंसिपल, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रियल अजम्पशन लेके उन्हें सॉल्व किया गया होगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो रियल अजम्पशंस पे बेस्ड होंगे। दे मस्ट बी सिंपल होंगे, अंडरस्टैंडेबल होंगे, समझने योग्य होंगे, एक्सप्लेनेटरी होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन अगर कोई मांगे तो आप दे सके कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ पर बेस्ड है।
दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंसी, उन्हें कंसिस्टेंसी फॉलो किया जाएगा, मतलब ईयर दर ईयर, ऐसा नहीं आप हर साल चेंज करते जाएंगे, उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाएगा। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन, उनके बेस पे आप फ्यूचर की कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूज़र, और वो इन्फॉर्मेशन होंगे, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देंगे अपने यूज़र्स को। यूज़र मीन इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र आप पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स के दो यूज़र होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र और एक एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र तो दो ही लोग होते हैं, एक तो ऑनर और एक मैनेजमेंट, जो बिजनेस में डायरेक्टली डील करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट और बैंक्स, क्रेडिटर्स, आपके कस्टमर, राइट। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस, ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बेस पे बनी है, कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें अडॉप्ट कर रही है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से। दीज कन्वेंशन आर डिराइव्ड बाय यूसेज इन प्रैक्टिस, मतलब जो कस्टम है, यूसेज मतलब जो रीति रिवाज चल रहे हैं और जो प्रैक्टिस हो रही है कि इस तरह से हो रही है पूरी दुनिया में अकाउंटिंग, उसके बेस पे डेवलप हुए हैं। द अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ द वर्ल्ड may change any of the convention to improve the quality of accounting information, जो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आप पढ़ेंगे IFRS कमेटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमेटी है, ठीक है, जो IFRS बनाती है, वो इन कन्वेंशन को चेंज कर सकती है कि नहीं लगता, अगर उस कमेटी को लगता है कि इसको चेंज करने से अकाउंटिंग अच्छी होगी। अकाउंटिंग कन्वेंशन नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, पढ़ाया था आपको, कन्वेंशन कंट्री टू कंट्री डिफर हो सकती, कॉन्सेप्ट कंट्री टू कंट्री डिफर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन रखते हैं, यानी जो इंडिया में हो रहा है वही अमेरिका में होगा, वही रशिया में होगा, पर जो कन्वेंशंस होती हैं कुछ कंट्री अपने हिसाब से उन कन्वेंशन को चेंज कर सकती है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। इन द स्टडी मटेरियल, जो आप सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, दैट टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलनी, चाहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलनी, चाहे अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलनी, हैव बीन यूज इंटरचेंजेबली, इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाएगा, यानी कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल रहा है, चाहे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है, चाहे अकाउंटिंग कन्वेंशन बोल रहा है, एक ही बात है, टू मीन दोज बेसिक पॉइंट, इनका मतलब होता है वो बेसिक पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, मतलब पूरी दुनिया इन चीज़ों को मानती है, ऑन विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर फाउंडेड, जिसके बेस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस डेवलप हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 11th की बुक से। अब ये चैप्टर 11 में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, रूल्स एंड गाइडलाइन, जो कि डेवलप्ड हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें, इक्वलिटी रहे, एंड कंसिस्टेंसी मतलब हर साल एक जैसी अकाउंटिंग, आप हर साल मेथड चेंज नहीं करेंगे अकाउंटिंग के, टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू इन्हांस इट यूटिलिटी, ताकि इससे अकाउंटिंग पे विश्वास डेवलप हो लोगों का, टू वेरियस यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इन एडिशन, इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है सी इंस्टीट्यूट, वो भी एक तरह से अकाउंटिंग का थ्योरी बेस डेवलप करते हैं। अब हम समझते हैं क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक वर्ड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक वर्ड होता है इंडियन AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक वर्ड है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब इनमें क्या फ़र्क है, देखिए, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, जो लुका पैसियोली ने डेवलप किया था 1494 में इटली में, राइट। अब ये 1914-1994 में डेवलप हुआ था, उस टाइम की सिचुएशन कुछ और थी, राइट। जो ये बेसिक डबल एंट्री सिस्टम एक बेसिक फाउंडेशन है जिसके बेस पे अकाउंटिंग डेवलप हुई है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डबल एंट्री सिस्टम में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक तो समझते ही हैं अब आप, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है गुड्स रिमेन अनसोल्ड, गुड्स मतलब जो आप डे टू डे पर्पस के लिए खरीद रहे बेच रहे हैं उसे गुड्स बोलते हैं, जो गुड्स नहीं बिक पाता है, गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो सामान नहीं बिक पाता है ईयर के एंड में उसे आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ये सामान खरीदा था 1 लाख का, तो ये तो कॉस्ट हो गई, जिस पे आप खरीदते हैं उसे कॉस्ट बोलते हैं, लागत, राइट। पर इसको अगर मार्केट पे बेचने जाए तो इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, यानी रियलाइजेबल वैल्यू,
रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू में क्या फ़र्क है? मार्केट वैल्यू तो जिस पे बिकेगा उसमें से आप सेलिंग एक्सपेंस घटाएंगे। मान लीजिए आप किसी ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हैं और ये जो आपका स्टॉक बिकेगा ये 90,000 का बिकेगा, पर आपको उससे कमीशन देना पड़ेगा 2,000 का। तो एक्चुअल ये तो मार्केट वैल्यू है, पर एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हुई? 88,000 जो पैसा आपको मिला, राइट। तो ये अगर आज बेचने जाएँ आप स्टॉक जो आपके गोडाउन में पड़ा है तो इसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है, तो मार्केट में अगर बेचने जाएंगे तो नेट अमाउंट आपको रियलाइजेबल वैल्यू जो मिलेगी वो 88,000 मिलेगी, राइट। अब डबल एंट्री सिस्टम ये नहीं बताता कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करेंगे जब आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे अपनी एसेट में, क्योंकि जो बच गया वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। जो बच गया ईयर के एंड में स्टॉक वो असेट होता है, शॉर्ट टर्म असेट है, क्योंकि विद इन 12 मंथ बिक जाएगा। आप पढ़ चुके हैं करंट असेट, ऐसी कोई भी असेट जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे करंट असेट या शॉर्ट टर्म असेट बोलते हैं। तो ये असेट है, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब डबल एंट्री सिस्टम इसके लिए कुछ नहीं बोलता है कि किस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करेंगे, राइट। वो तो ये बोलता है कि जो असेट होंगी, जो आप असेट को रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट तो इसकी 1,00,000 है, पर अगर आप बेचने जाएंगे तो 88,000 मिलेगा, और ये शॉर्ट टर्म असेट है। फिक्स असेट को तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो तो कॉस्ट पे होती है, राइट। पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में डबल एंट्री सिस्टम में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अगर कोई प्रोविज़न नहीं है तो मान लीजिए मैं तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाटा कंपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रही है, सपोज रिलायंस रिलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रही है, और जो अडानी है वो इन दोनों का एवरेज ले रहा है, यानी 2 का डिवाइड लगा रहा है, उसके एवरेज को भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो इन चीज़ों के लिए डबल एंट्री सिस्टम में कुछ प्रोविज़न नहीं है, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए डबल एंट्री सिस्टम या तो साइलेंट है या उसके लिए उनके में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर कोई अपने हिसाब से वैल्यू रिकॉर्ड करेगा स्टॉक की। कोई बोलेगा मैं तो 88 पे रिकॉर्ड करूँगा, कोई बिकेगा तो 88 में, तो मेरे लिए तो इस स्टॉक की वैल्यू 88 है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूँगा, कोई बोलेगा इन दोनों का एवरेज लूँगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो इसलिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। जो हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी होती है आपकी कंट्री में, इंडिया में हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी है ICAI, हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये कुछ रूल्स और गाइडलाइन डेवलप करती है। हर कंट्री में कोई ना कोई हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी होती है जो रूल्स और गाइडलाइन, दिशा निर्देश डेवलप करती है कि किस बेसिस पे आप उन चीज़ों का एडजस्टमेंट करेंगे जिनके लिए डबल एंट्री सिस्टम में प्रोविज़न नहीं है, राइट। तो इसलिए तो इनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये होते हैं AS, राइट। तो क्या समझ में आया कि हर कंट्री में एक हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी होती है जो कुछ रूल्स और गाइडलाइंस इशू करती है, तक जिनके बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। क्यों बनाती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्योंकि कुछ चीज़ें डबल एंट्री सिस्टम में नहीं है, उनके लिए डबल एंट्री सिस्टम साइलेंट है। उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसकी डबल एंट्री सिस्टम नहीं बताता है। तो इसलिए जो हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी होती है उस देश में, वो कुछ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप करती है ताकि अपनी अकाउंटिंग करते टाइम आप उन्हें फॉलो करें, ताकि सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। मेन मोटिव होता है यूनिफॉर्मिटी, सब एक जैसी अकाउंटिंग करें। तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे ना कि टाटा बेटर काम करेगी कि रिलायंस। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग करेंगी, प्रोसेस करेंगी, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अभी आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे इशू किया है सी इंस्टीट्यूट ने। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में सी इंस्टीट्यूट ने मेंशन किया है। स्टॉक का वैल्यूएशन या तो कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, उस पर करना है आपको, या तो कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू तो 88 कम है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कि जो स्टॉक रिकॉर्ड होगा वो 88,000 पे शो होगा बैलेंस शीट में। चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी, सब लोग ऐसे ही करेंगे, सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करेंगी, या तो कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आई होप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पूछे व्हाट इज बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो दोज रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं विच इज़ डेवलप हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन अ कंट्री, जो कि कोई हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी डेवलप करती है ताकि उन्हें फॉलो किया जाए और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे अकाउंट्स में। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो क्यों करती है? क्योंकि कई लोग इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकता है कि सर डबल एंट्री सिस्टम जब बना हुआ है तो वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ें डबल एंट्री सिस्टम में या तो है ही नहीं, और अगर उनके लिए डबल एंट्री सिस्टम कोई साइलेंट है, बताता नहीं कि उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं ताकि एक जैसी अकाउंटिंग हो सके। अब सर ये इंडियन ईएस क्या होते हैं? कई जगह लिखा होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो समझ में इन 2018 में
भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई NFRA, जैसे सेबी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है, राइट, ऐसे NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, क्योंकि पहले इंडिया में इससे पहले क्या होता था, सी इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता था और वो अप्लाई करवाता था कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनी को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को, पार्टनरशिप फर्म को, एक्सेट्रा। यानी सीए के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं थी, यानी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक नहीं करता था। अब क्वेश्चन होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का राइट इंडिया में किसके पास है? वैसे एज पर कंपनीज एक्ट, अगर आप कंपनीज की बात कर रहे हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बनाने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर गवर्नमेंट के पास बहुत सारा काम होता है, तो गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है। डेलीगेट मतलब सौंप रखी है सी इंस्टीट्यूट को। यानी वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर राइट नाउ अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है सी इंस्टीट्यूट को, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। फ्यूचर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पावर वापस ले सकती है, पर राइट नाउ पावर है सी इंस्टीट्यूट के पास में टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की। तो सी इंस्टीट्यूट ही बनाता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करवाता था। यानी सी इंस्टीट्यूट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है वो सही बना रहा है, नहीं बना रहा, कौन उन्हें चेक कर रहा है? कोई चेक नहीं कर रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी इंस्टीट्यूट अब क्या करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड NFRA को भेजेगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। वो NFRA जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक करेगी क्या ये सच में रेलेवेंट है, क्या इसकी ज़रूरत है इंडिया में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने की। फिर NFRA रिकमेंडेशन देगी MCA को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये वो साइट है जहाँ पे सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। रिकमेंडेशन देगी, सुझाव, ऑर्डर नहीं दे सकती NFRA रिकमेंडेशन देगी MCA को कि इंडिया में इन कंपनियों को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाते समय। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड MCA कंपलसरी कर देगा, मैंडेटरी कर देगा कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ठीक है, तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडियन AS बोलते हैं, जो कंपनियाँ फॉलो करती हैं अपने स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करते समय, राइट। तो NF वापस समझने, इन 2018 में एक NFRA कमेटी बनाई गई, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सी इंस्टीट्यूट पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के बाद वो NFRA को देगा, NFRA रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिकमेंड करेगी MCA को। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एक साइट है जहाँ पे सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, राइट, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है। इनके बेस पे MCA डेवलप करेगा कि इन कंपनीज़ को और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो कैपिटल है, एक नेटवर्थ, एक लिमिट से ज़्यादा है, कंपनियों के लिए तो कंपलसरी होगा ही होगा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी नेटवर्थ यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक लिमिट से ज़्यादा है, सबके लिए कंपलसरी नहीं होगा, सब कंपनी के लिए कंपलसरी होगा इंडियन एस, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा है उनके लिए कंपलसरी होगा। तो उन्हें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे कंपनीज़ को इंडिया में, उन्हें हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, राइट। यहाँ तक तो आ गया। अब मान लीजिए सर मैं तो पार्टनरशिप फर्म हूँ, मैं सोल प्रोपराइटर हूँ, मैं तो अकेले बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं कंपनी तो हूँ नहीं, मैं, ठीक है, मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ या सोल प्रोपराइटर हूँ, तो मैं तो MCA की साइट पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ, राइट। तो फिर उनके लिए क्या बोला गया कि जो सी इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है वो इनके लिए एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे, उनको रिव्यू नहीं करेगा NFRA, राइट। तो क्या फ़र्क हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन AS में? जो कंपनीज फॉलो करेंगी ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय NFRA टू MCA, NFRA ने जो रिकमेंडेशन दी उनके बेस में MCA मैंडेटरी करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज को फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप उन्हें इंडियन AS बोलेंगे। और अदर देन कंपनी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बच गई, राइट, सोल प्रोपराइटर जो अकेले बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बच गई, तो उन पे सी इंस्टीट्यूट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, तो उन्हें AS बोला जाएगा। तो आई होप इन दोनों में फ़र्क आ गया होगा। कंपनी पे लगेगा इंडियन AS, अदर देन कंपनी अगर बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लियर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जो हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी डेवलप करती है किसी भी कंट्री में टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ताकि एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो हो उस कंट्री में, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं IFRS? क्या होते हैं सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक वर्ल्ड लेवल पे एक IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमेटी बनी हुई है, राइट, IFRS कमेटी है, इसका हेड ऑफिस है लंदन में।
हर कंट्री की हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी इसकी मेंबर है, सी इंस्टीट्यूट भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं ताकि पूरी दुनिया में एक जैसी अकाउंटिंग हो, राइट। जो इंडिया में हो जैसी अकाउंटिंग हो रही है वैसी रशिया में हो, वैसे ऑस्ट्रेलिया में हो, वैसे यूके में, यूनाइटेड स्टेट में। तो वर्ल्ड लेवल पे ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करते हैं। तो ईयर 2000 से पहले 2000 से पहले इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईएस बोलते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर ईयर 2000 का नाम बदल के कर दिया गया आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये होते हैं आईएफआरएस, जो पूरी दुनिया के लिए आईएफआरएस कमेटी जो है, जो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। सी इंस्टीट्यूट भी इसका एक मेंबर है, हर कंट्री के हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी इसकी मेंबर है। वो लोग बैठते हैं और पूरी दुनिया में एक जैसी अकाउंटिंग हो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिन्हें हम आईएफआरएस बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और इन्हीं को ये बेंचमार्क होते हैं। जो आईएफआरएस होता है ये बेंचमार्क हो गया पूरी दुनिया के लिए। इसी के बेस पे इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं जो कंपनीज फॉलो करती हैं, राइट। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होते हैं आईएफआरएस तो बेंचमार्क हो गया पूरी दुनिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने। उन्हीं के बेस पे सी इंस्टीट्यूट डेवलप करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं कंपनीज के थ्रू। तो आई होप इन तीनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स इन अ कंट्री हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी जो होती है वो कुछ रूल्स और गाइडलाइंस इशू करती है कि इन लोगों कि ड्यूरिंग अकाउंटिंग आपको इन रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें डबल एंट्री सिस्टम में नहीं है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, सब एक जैसे अकाउंटिंग करें। तो इन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जो इन 2018 में एक NFRA बनाया गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाई गई। सी इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिव्यू करेगा। NFRA रिव्यू मतलब देखेगा कि सही है नहीं है, उनकी ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशन देगा MCA को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को। MCA उसके बेस पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो NFRA ने रिकमेंड किए इंडिया में अप्लाई करवाएगा कंपनी से, तो उनको बोलते हैं इंडियन ES, उनको बोला जाएगा इंडियन ES। जो अदर देन इंडियन ES है, जो सीधे कंपनी के अलावा किसी और पे अप्लाई होंगे, जैसे पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, उन्हें तो ES बोलेंगे। और जो कंपनियां फॉलो करेंगी ऑन द रिकमेंडेशन और ऑन द ऑर्डर गिवन बाय द MCA, उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे। इसी तरह वर्ल्ड लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उन्हें IFRS बोलते हैं। इन्हें पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे, पर बाद में इनका नाम चेंज होकर IFRS हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सी इंस्टीट्यूट भी इसका मेंबर है और ये बेंचमार्क हो गए पूरी दुनिया के लिए। इनके बेस पे ही सी इंस्टीट्यूट इंडिया में डेवलप करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम CA के मॉडल भी साथ साथ पढ़ेंगे और अकाउंट 11 की अकाउंट्स भी, जो जो चैप्टर आपके 11-12 से मैच होते जाएंगे वो हम साथ साथ CA के इंस्टीट्यूट मॉडल से सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपकी फाउंडेशन की तैयारी होती रहे और आपके 11-12 की भी प्रिपरेशन होती रहे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।